Hello everyone. Today we are discuss about economy. Yes, in your economic subjects we will discuss about aggregative supply. It means समग्र पूर्ति, जहाँ पे संपूर्ण पूर्ति की बात की जाएगी। समग्र पूर्ति क्या है, समग्र मांग से कैसे यानी कि एग्रीगेट सप्लाई क्या है और एग्रीगेट डिमांड से किस तरीके से भिन्न है, अलग है, या किस तरीके से इसका रिलेशन है एग्रीगेट डिमांड के साथ में। इन दोनों के रिलेटेड कॉन्सेप्ट सप्लाई एंड डिमांड के कंसेप्ट एंड इनके रिलेशंस हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में, ब्राइट स्पार्क ट्यूटर। होप सो आप इकोनॉमिक सीरीज के साथ में जुड़े होंगे और आप सभी वीडियो पीछे से देखते आ रहे हैं। What is the economy and what is the concept of basic economy and what is microeconomy, macroeconomy and Indian economy and statistics also. And today we are discuss about macroeconomics topic aggregative supply and previous video में हमने देखा था aggregative demand। if आपने वो नहीं देखी है वीडियो अभी तक, सो आप टाइम वेस्ट ना करें अपना इधर उधर चीजें देखकर, आप डायरेक्ट वो वीडियो देखें पहले, उसके बाद ही वीडियो देखें। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए व्हाट इज डिमांड इन आवर इकोनॉमी एंड आल्सो व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड। ओके, दिस इज नॉट अ वास्ट टॉपिक बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। ओके, रेदर देन वो एग्जामिनेशन आपका कॉम्पिटेटिव है या फिर वो एग्जामिनेशन आपका 12th बोर्ड एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो समग्र पूर्ति की बात हो रही है क्या नहीं है। ठीक है, समग्र मांग मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, एग्रीगेटिव डिमांड, उसके साथ मैंने डिमांड कर्व भी समझाया था। व्हाट इज समग्र पूर्ति, लाइक व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई, क्या होती है एग्रीगेट सप्लाई। अगर हम एग्रीगेट सप्लाई की बात करें तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, राइट, एग्रीगेट सप्लाई। तो आ जाते हैं आज एग्रीगेट सप्लाई के बारे में जानने के लिए। इफ वी नो अबाउट एग्रीगेट डिमांड, सो यू नो ना कि if we are write aggregate supply definition, so we can write this. It is, you can write it is monetary, it is monetary value of all final goods and service। ठीक है, उनका क्या होता है ये, सर्विसेज। ओके, परचेसेबल by an economy, over a specific period। ठीक है, तो यानी कि क्या है समग्र मूर्ति, अगर मैं बोलूं समग्र पूर्ति क्या है, तो हम लिख सकते हैं बेटा कि समग्र पूर्ति से अभिप्राय है उस समग्र उत्पादन से जो उत्पादक के लिए एक लेखा वर्ष के दौरान वस्तुओं सेवाओं का प्रवाह होता है। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो एक लेखा वर्ष के दौरान, एक लेखा वर्ष के दौरान क्या उत्पादकों द्वारा उत्पादकों द्वारा नियोजित वस्तु उत्पादकों द्वारा वस्तु नियोजित वस्तुओं और वस्तुओं और नियोजित वस्तुओं और सेवाओं, है ना, आप लिख सकते हो वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह से कि कितना भाई वस्तु और सेवाओं की सप्लाई हुई है। ठीक है, आय के प्रवाह के रूप में समरूप है, इसलिए एएस एक दूसरे के समरूप माने जाते हैं। एक लेखा वर्ष के दौरान आय के प्रवाह के रूप समरूप है। अब समरूप क्या, अगर जैसे एग्रीगेटेड सप्लाई है, ये क्या है, वाई के समरूप क्यों मानी जाती है, इनकम के समरूप क्यों मानी जाती है। देखो, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, है ना, तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, सप्लाई भी बढ़ा देंगे, है ना। आपको इन्वेस्ट करने के लिए पैसे आपके हाथ में आ जाएंगे ना, इन्वेस्ट के लिए, तो इन्वेस्ट करने के लिए आ जाएंगे तो आप सप्लाई भी क्या करने लगेंगे मार्केट में,
करने लगेंगे। डन। होप सो ये समझ में आया होगा बच्चे। आगे बढ़ते हैं। एग्रीगेटिव सप्लाई के बाद इसकी आप देखते हैं समग्र जो पूर्ति है यानी कि एग्रीगेटिव सप्लाई है वो क्या रहती है, समरूप रहती है। समरूप यानी कि दोनों बराबर रहती है हमेशा। ठीक है, तो हम इसे मानते हैं कि आर्थिक मॉडल में जिसे केन्स प्रतिपादित किया था। देखो एक आर्थिक मॉडल है इसका, वेट, एक इकोनॉमिकल मॉडल है किसका बेटा, केन्स ने लिखा था। एक आर्थिक मॉडल है, आप लिख लें, आर्थिक मॉडल है। ठीक है, किसका, एग्रीगेटिव सप्लाई का यानी कि समग्र पूर्ति का आर्थिक मॉडल किसने दिया था, केन्स ने दिया था। किसने दिया था, केन्स एक अर्थशास्त्री थे। ठीक है, केन्स ने प्रतिपादित किया था, इसे बोला था पूर्ति के निर्धारक रूप में कीमत कोई भूमिका नहीं निभाती। क्या कहा था, ध्यान से याद रखना इस बात को कि पूर्ति यानी कि जो एग्रीगेटिव सप्लाई है, ठीक है, पूर्ति के के निर्धारक पूर्ति के निर्धारक पूर्ति के निर्धारक के रूप में कीमत कोई भूमिका नहीं निभाती। ठीक है, कोई भूमिका नहीं निभाती, इस बात को याद रखना। अब कारण क्या है, इसकी वजह क्या है, कारण क्या है इसका, कारण बहुत सिंपल सा है कि अर्थव्यवस्था की अतिरिक्त क्षमता के कारण समग्र मांग में जब जितनी भी वृद्धि होती है समग्र पूर्ति में अनुपातिक वृद्धि होती है। इसके कारण ये है बेटा कि अगर हमें एग्रीगेटिव डिमांड में वृद्धि होगी यानी कि बढ़ेगी, है ना, वृद्धि होगी, अगर हमारी एडी बढ़ेगी, समग्र मांग बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली क्या होगा, एएस भी बढ़ेगी। अब भाई ऐसा तो नहीं है डिमांड में आईफोन की मार्केट के अंदर आईफोन की डिमांड है ना, अगर मार्केट में आईफोन की डिमांड है, अगर इसकी डिमांड है तो जाहिर सी बात है सप्लाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, है ना, तभी तो इकोनॉमी में क्या होगा, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट का कोई प्रॉफिट होगा, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एग्रीगेटिव डिमांड को देखते हैं। अब एग्रीगेटिव डिमांड्स आर दीज, बट एग्रीगेटिव सप्लाई को हम इस तरीके से देखेंगे। डन, एग्रीगेटिव सप्लाई आ जाते हैं। अब समग्र पूर्ति की अवधारणा के बारे में, कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेटिव सप्लाई। ठीक है, हम पढ़ेंगे अब कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेटिव सप्लाई। लिख लें, मैं दोनों मीडियम्स में पढ़ा रही हूँ, प्लीज बच्चे अच्छे से समझना, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि सबसे पहले हमें अपने अंदर समझ विकसित करनी है। अगर हमने समझ नहीं विकसित की ना तो शायद हमारे साथ कुछ अच्छा हो सके, ये पढ़ाई हमारे किसी काम आ सके। अगर समझ विकसित नहीं हुई तो शायद ये पढ़ाई आपके काम आएगी, वरना नहीं आ पाएगी। तो प्लीज बच्चे, होप सो अपनी समझ विकसित करो। समग्र पूर्ति की अवधारणा, ठीक है, समग्र पूर्ति की अवधारणा क्या होती है, समग्र पूर्ति की अवधारणा इसके अंदर आएगा बेटा कि आप लिखेंगे डेफिनेशन, लिख लेना, ऊपर मैंने लिखवा दिया अभी। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ एएस, ठीक है, एंड ऑल्सो रिलेशन, अभी बताया रिलेशन भी मैंने, रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में संबंध, रिलेशन बिटवीन एडी एंड एएस। इसमें धनात्मक संबंध होते हैं। कैसे होते हैं, अगर मैं ग्राफ से समझाऊं तो अगर एडी बढ़ेगी तो एएस भी बढ़ेगी, समझ गए, दोनों बराबर बढ़ेंगी। क्यों, क्योंकि अगर एडी में बढ़ोतरी हो रही है तो एएस में तो करवानी पड़ेगी हमें, कोई किसी चीज की मांग ज्यादा हो रही है तो जाहिर सी बात है हमें सप्लाई भी उसकी करनी पड़ेगी, है ना। तो आगे बढ़ते हैं अब। और एएस जो होता है ये किसके बराबर होता है, एएस इनकम, एएस हमेशा बराबर होता है इनकम से, क्योंकि हम सप्लाई भी उसी चीज की कर सकते हैं जहां पर हमारे पास इनकम है इन्वेस्टमेंट के लिए, है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगर मैं देखूं एएस का फॉर्मूला एग्रीगेटिव सप्लाई का, तो सी प्लस में एस, ठीक है, सी प्लस में एस,
ठीक है, कंजप्शंस और प्लस में क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, बाय हाउस होल्ड, कंजप्शंस एक्सपेंडिचर्स बाय हाउस होल्ड प्लस में सप्लाई। ये क्या है बेटा, कंजप्शन बाय एक्सपेंडिचर्स बाय हाउस होल्ड, एक मिनट, कंजप्शंस एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, और ये है आपकी सप्लाई। ठीक है, कंप्लीट। अब आता है बेटा कंजप्शन फंक्शन। ठीक है, अब आता है आपका कंजप्शन फंक्शन। ये क्या होता है, कंजप्शन फंक्शन, ये पढ़ेंगे अब हम, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज कंजप्शन फंक्शन, लिख लें, कंजप्शन फंक्शन। ठीक है, ये आना ही आना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस, आना ही आना है कंजप्शन फंक्शन, तो जरूर आता है। क्या होता है कंजप्शन फंक्शन से, क्या अभिप्राय है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंजप्शन फंक्शन, हाउ कैन यूज इट, दिस इज अ क्वेश्चन मेनली आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, दैट्स व्हाई वी हैव टू लर्न एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इट मीन्स दैट उपभोग फलन, क्या होता है ये उपभोग फलन, हमें ये जानना है। तो बेसिकली अगर हम उपभोग फलन की बात करते हैं, कंजप्शन फंक्शन की बात करते हैं, तो बेटा कंजप्शन इज अ मूवमेंट इन विच इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स कंज्यूम गुड्स एंड सर्विस। कंजप्शन क्या है बेटा, पहला हम पॉइंट लिख सकते हैं कंजप्शन के लिए कि कंजप्शन क्या है। कंजप्शन इज अ मूवमेंट, इज अ मूवमेंट। अभी हिंदी वाले बच्चों के लिए भी लिखवाऊंगी, डोंट वरी बच्चे, समझो पहले। इन अ मूवमेंट इन विच क्या, इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल यूनिट इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स कंज्यूम, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस की, गुड्स और सर्विस। ठीक है, सर्विसेज। कंजप्शन कैन बी ईदर इंटीमीडिएट और फाइनल। जो कंजप्शन होता है बेटा वो इंटीमीडिएट भी हो सकता है और फाइनल भी हो सकता है, यानी कि कंजप्शन का जो गुड है, कंजप्शन गुड्स जो है वो इंटरमीडिएट भी हो सकता है और फाइनल भी हो सकता है। वेट, ठीक है, कंजप्शन का जो गुड्स है वो इंटरमीडिएट भी हो सकता है और फाइनल भी हो सकता है। तो आप लिख सकते हो कंजप्शन का गुड्स, गुड कैसा हो सकता है, गुड आपका इंटरमीडिएट भी हो सकता है और यानी कि फाइनल भी हो सकता है। अब आ जाते हैं हिंदी में समझने के लिए, उत्पादक या उपभोक्ता फलन किसे कहते हैं। ठीक है, उपभोक्ता फलन किसे कहते हैं, बेसिकली उपभोक्ता फलन है आय और उपभोग के फलनात्मक संबंध। आप बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन इसकी याद रखें, आय और उपभोग के फलनात्मक संबंध। ठीक है, फलनात्मक संबंध क्या कहलाता है, आपका फलनात्मक संबंध क्या कहलाता है बेटा, उपभोक्ता फलन कहलाता है। संबंध को उपभोक्ता फलन कहते हैं। ठीक है, या उपभोग फलन कहते हैं। ठीक है, अब उपभोग फलन में उपभोग व्यय अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का एक महत्वपूर्ण घटक है। आय अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है, जो कि वाई के उच्च स्तर के कारण सी का उच्च स्तर होता है। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे वाई के सी से व्यवहार अध्ययन करते हुए अर्थशास्त्र ने लिखा है। अब इसमें भी क्या है बेटा, इसमें भी क्या है, जो कंज्यूम किया है किसने बेटा, परिवार का व्यय, उपभोग व्यय, सी क्या है, उपभोग व्यय, कंजप्शन एक्सपेंडिचर जिसको आप बोलते हैं, एक्सपेंडिचर ऑफ कंजप्शन भी बोल सकते हैं, एक्सपेंडिचर ऑफ कंजप्शन, कंजप्शन। ठीक है, एक्सपेंडिचर्स ऑफ कंजप्शन भी बोल सकते हैं,
एंड वाई इज इनकम ऑल्सो, आई यानी कि जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इनकम। ठीक है, तो क्या है, आय और उपभोग, इन दोनों के बीच का जो फलनात्मक संबंध है, इसके बीच क्या, इसके बीच जो कंजप्शन फंक्शन है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्या, उसको बोलते हैं उपभोग फलन। ठीक है, कंजप्शन फंक्शन कहते हैं। देन जब आय शून्य है तो जो सप्लाई है वो ऋणात्मक बचतों के कारण होती है। ठीक है, ऑटोनोमस कंजप्शन कहलाता है। देखो, ध्यान से सुनना आप, एक और बात। देखो, अगर हमारे पास सी है, क्या, अगर हमारे पास सी क्या है, हमेशा न्यूनतम रहता है, सी जो है हमेशा न्यूनतम रहता है, मैक्सिमम रहता है। ठीक है, नहीं, मिनिमम रहता है हमेशा, मिनिमा रहता है। ठीक है, अब जब ये हमारा मिनिमा है और वाई हमारा क्या हो जाए, जीरो, इनकम हमारी जीरो हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, इसको हम, इस कंडीशन को बोलेंगे स्वायत्त, स्वायत्त उपभोग। क्या बोलेंगे, स्वायत्त उपभोग, यानी कि हम इंग्लिश में बोलेंगे ऑटोनोमस, ऑटोनोमस, क्या बोलेंगे हम इसे, ऑटोनोमस, ऑटोनोमस कंजप्शन। ठीक है, ऑटोनोमस कंजप्शन, कंजप्शन। डन, समझ में आई। फिर हम उसे बोलेंगे ऑटोनोमस कंजप्शन। ठीक है, उपभोग आय के प्रत्यक्ष रूप में संबंधित वाय में वृद्धि के कारण सी में वृद्धि होती है, इसके विपरीत भी होता है। देखो, पहला चरण हमने ये पढ़ा। दूसरा, जब वाई में वृद्धि होगी तो सी में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। और वाई में घटेगा तो सी भी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो ये इनके फलनात्मक संबंध है, ये इनके कंजप्शन रिलेशंस हैं, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, इसकी विशेष आय में समस्त वृद्धि पर सी में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। वह दर जिस पर सी में वृद्धि होती है और उसमें दर में क्या होता है, वाई में भी वृद्धि होती है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि क्या, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी थी कि जैसे हमने एक वो बनाया, हमने एक मिनट, वैन, हम क्या कर रहे हैं, हमने एक आपके लिए ग्राफ बनाया सप्लाई के लिए। ठीक है, हम सप्लाई के लिए ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये तो सप्लाई है और ये इनकम है। तो अगर मैंने यहाँ पर 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, यहाँ 40 है, ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस, यहाँ होता है जीरो। यहाँ 10 है, 20 है, 30 है और 40 है। ठीक है, ये हो गया आपका। तो अगर मैंने 10, मेरी इनकम बढ़ी, 10 मेरी सप्लाई बढ़ी, 20 मेरी इनकम, 20 मेरी सप्लाई, 30 मेरी इनकम, 30 मेरी सप्लाई, तो ये कैसे बना है, ऐसे बना। तो यानी कि जब सप्लाई बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, ठीक है, और इनकम बढ़ रही है तो सप्लाई बढ़ रही है, तो यानी आप बोल सकते हो कि आपका y इज इक्वल्स टू ए ऐसे। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं बेटा, कंजप्शन फंक्शन का ये ग्राफ है आपका, आप ग्राफ बना सकते हो। ये ग्राफ है आपका किसका, एग्रीगेटिव सप्लाई का। एंड देन इसी तरीके से आप बना सकते हो सेकंड ग्राफ ऑफ किसका, बना सकते हो कंजप्शन का। किसका बना सकते हो, कंजप्शन का। कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग स्केल से बनाना। ठीक है, ठीक है,
पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। डन। छो, इधर ही आ जाओ, ऐसे ही कर लेंगे जिन्हें भी हमने करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं कंजप्शन फंक्शन पर। जैसे मान लो 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, ये 50 तक है आपका। 30, 20, 10, 10, 20, 30, 40 एंड 50। ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस और ये हो गई आपकी वाई एक्सिस। ठीक है, अब क्या है कंजप्शन में, यहाँ पर आता है वाई यानी कि इनकम। ठीक है, और यहाँ आता है सी यानी कि कंजप्शन। इनकम किसकी बेटा, इनकम है आपकी जीडीपी की, जीडीपी की इनकम। ठीक है, अब आप कंजप्शन में क्या करेंगे, जैसे मान लें क्या, ये है आपका 20। ठीक है, या मान लेते हैं ये 20 है, तो ये 10 है। ठीक है, ये 20 है तो ये 10 है। डन। ये ये भी क्या है आपका, ये भी आपका 20 है। ठीक है, और इसके बाद आता है आपका 30। इससे 30 आता है आपका 40 से। ठीक है, इसी तरीके से 40 आता है आपका 40 से। ऐसे आपकी इनकम और सप्लाई बढ़ रही है। फिर 50 आता है आपका 60 से। समझे, तो ये क्या है बेटा, ये क्या है आपका, जो यहां से जा रही है ना लाइन, जीरो से, वो जा रही है आपकी, वो जा रही है आपकी ये लाइन, जो जीरो से जा रही है इसको काटती हुई। ठीक है, तो ये लाइन है आपकी कौन सी, वाई की इनकम की लाइन। और ये लाइन है आपकी किसकी, सी की कंजप्शन की लाइन। डन, समझ में आया। जब सी रेखा जो थी वो 10 से 20 आरएम की हमने। ठीक है, सी और वाई रेखा के ऊपर है इसलिए वाई रेखा नीचे है, तो व्यक्त करता है जिस दर से सी में वृद्धि होगी उस दर से कम है जिस पर वाई में वृद्धि होती है। यानी कि सी में वृद्धि वाई तो है, पर जिस दर से सी में, जिस दर से सी में वृद्धि होगी, वृद्धि होगी, वह वाई से कम है। समझ गए, वह वाई से कम है। ठीक है, अब आते हैं क्या, सी रेखा उपभोग फलन को प्रस्तुत करती है जो वाई के संबंध में सी के व्यवहार को व्यक्त कर रही है। ठीक है, तो ये ग्राफ था हमारा किसका, कंजप्शन फंक्शन। किसका था, कंजप्शन, कंजप्शन फंक्शन, कंजप्शन फंक्शन। ठीक है, कंजप्शन फंक्शन का ग्राफ था। अब आता है आपका सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, अब हम सीखेंगे फॉर्मूलाज एपीसी और वेट। ठीक है, इसके अलावा अब हम देखेंगे वेट। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, इसके फॉर्मूले सारे ध्यान से समझना। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, अब आएगा आपका एपीसी और एमपीसी की पृथक अवधारणाएं क्या है। एपीसी क्या है, एमपीसी क्या है, ये हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। एपीसी क्या है पहले ये पढ़। ठीक है, देखो, नंबर 1 एपीसी,
यानी कि क्या क्या है? एवरेज, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आर, या टू कंज्यूम, बस। इट इज अप्लाई कंजप्शन पर यूनिट ऑफ इनकम। कहाँ होता है ये अप्लाई? कहाँ होता है ये अप्लाई? ये भी लिखेंगे हम। इट इज, इट इज अप्लाई, अप्लाई कहाँ पर यूनिट ऑफ, अप्लाई टू कंजप्शन, है ना? कंजप्शन किसके लिए होता है? पर यूनिट ऑफ, यूनिट ऑफ इनकम, ठीक है? पर यूनिट ऑफ इनकम के लिए अप्लाई होता है। एंड इट इज, इट इज रेफर्ड, इट इज रेफर्ड टू, इट इज रेफर्ड टू एज सी एंड वाई, ठीक है? इसको हम रेफर्ड करते हैं सी एंड वाई से। कैसे करेंगे देखो, फॉर्मूला देखो। ए पी टी निकालने के लिए सी अपॉन में वाई को क्या किया जाता है? अपॉन में किया जाता है, ठीक है? जिसे हम बोलते हैं औसत उपभोग, औसत उपभोग वृद्धि। हिंदी में बोलते हैं हम इसे औसत उपभोग वृद्धि। क्या बोलते हैं इसे हम? एपीसी को औसत उपभोग, उपभोग प्रवृत्ति, ठीक है? प्रवृत्ति, ठीक है? इसे याद रखना, औसत उपभोग प्रवृत्ति। यानी कि ये किस लिए यूज होता है? किस लिए यूज होता है? कुल उपभोग कुल आय के बीच का अनुपात है। क्या है ये? कुल उपभोग, उपभोग मतलब कंजप्शन, व कुल आय, आय मतलब इनकम, के बीच का अनुपात, के बीच की परसेंटेज है, ठीक है? अनुपात है, ठीक है? जबकि अब क्या है? वही सेम कि एपीसी जो है इसमें क्या है? कुल उपभोग, कुल उपभोग बटे में कुल आय, कुल आय, आय मतलब इनकम। तभी हमने यहाँ लिखा था सी अपॉन में वाई, ठीक है? हमने लिखा था सी अपॉन में वाई। सी मतलब कंजप्शन, ठीक है? कंजप्शन एंड अपॉन में इनकम। होप्सो बेटे आपको समझ में आया होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अब हम। एपीसी समझ में आ गया, एमपीसी समझते हैं। क्या समझते हैं? सेकेंड इज एमपीसी, मार्जिनल, ठीक है? ये क्या है? मार्जिनल, लिखते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है? मार्जिनल। अब मार्जिनल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एमपीसी को, एमपीसी निकालने के लिए हम डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। कैसे निकालते हैं हम डेल्टा सी डेल्टा वाई? यहाँ पे दो होते हैं हमारे पास, ठीक है? सी और वाई। तभी हम क्या करते हैं? डेल्टा सी और डेल्टा वाई निकालेंगे, ठीक है? डेल्टा सी होता है सी टू माइनस सी वन, वाई टू माइनस वाई वन, ठीक है? अब ये होता क्या है पहले ये समझ लो। इट इज स्विच इन इनकम पर यूनिट इन चेंज इन कंजप्शन। ये क्या है? इट इज, इट इज द स्विच, लिख ले। इट इज अ स्विच इन इनकम, इनकम के अंदर स्विच है किसका? पर यूनिट। बेटा डेफिनेशन भी आप लिखते हुए चले। पर यूनिट चेंज, चेंज इन कंजप्शन, ठीक है? जो कंजप्शन में चेंज आ रहा है उसका पर यूनिट, डन? कंजप्शन। तो हम इसे बोल सकते हैं इन हिंदी, वी कैन से इन हिंदी कि एमपीसी है
एमपीसी इज, अभी तो औसत था वो, ये क्या है, सीमांत, सीमांत उपभोग, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, ये क्या है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अब ये क्या होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ये अलग अलग अवधारणा है, ठीक है, दोनों अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय के बीच का संबंध, अतिरिक्त उपभोग भोग व अतिरिक्त आय के बीच का संबंध, आय के बीच का संबंध। ठीक है, अतिरिक्त आय के बीच का संबंध। ठीक है, जैसे हम लिख सकते हैं एमपीसी इज इक्वल्स टू, मैंने दोबारा बताया, डेल्टा अपॉन में डेल्टा वाई। ठीक है, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। अब मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लेती हूँ दोनों का। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं एपीसी एमपीसी निकालने का। अब आपके पास क्या है, जब आपके पास एपीसी निकालना है आपने, वाई आपको दे रखी है 150, ठीक है, और सी आपको दे रखी है 140। ठीक है, तो आप निकालेंगे क्या, एपीसी, क्या निकालना है आपने, एपीसी। तो सी क्या है आपका, अपॉन में वाई, ऐसी तो होता है 140 अपॉन में 150। ठीक है, आप 0 से 0 कट कर दें, अब 15 को डिवाइड कर दें 14 से। ठीक है, 15 को डिवाइड कर दें 14 से। ठीक है, तो क्या आएगा, 0 लगा दिया, इधर 0 आ जाएगा, है ना, ये आएगा ना, क्योंकि जब भी हम डिवाइड करते हैं और हमारे डिजिट 15 की टेबल में 14 तो नहीं आता, तब मैंने 0 लेके यहाँ पे एक 0 लगा दिया। अब 15 की टेबल में 140 आता है, निम पे कितना आता है, 140 नहीं आता, 9 पर आता है 135। ठीक है, बचा 5। अब क्या आएगा आपका, अब क्या आएगा, 5 के आगे 0 लगा दो दोबारा से, क्या लगा दो, 5 के आगे 0 लगा दो, तो आपका आ जाएगा 50 तो नहीं आता, 3 पे आता है 45। ठीक है, क्या 45 आता है। अब दोबारा से आपका क्या बचेगा, 5 बचेगा, फिर 0 लगा के 3 आ जाएगा। बस इतना ही आपका फिर इस तरीके से चलता रहेगा। तो आंसर आया 0.933। ठीक है, ये आपका क्या आया, एपीसी आया, क्या आया आपका, एपीसी आया। अब आ जाते हैं, एपीसी निकल गया। ठीक है, अब सेकंड पे आते हैं एमपीसी पर, किस पे आएंगे, एमपीसी निकालना है। चित्र 4 दे रखा है, मान लो उसमें आपको दे रखा है, जब वाई आपको दे रखा है कितना, 50, डेल्टा वाई आपको 50 दे रखा है, नहीं दिया हो, दो दो वाई दिए हो तो उसमें निकालने पड़ेंगे y2 माइनस y1 करके। और डेल्टा सी दे रखा है आपको कितना, 40, कितना दे रखा है, 40। तो आप क्या करेंगे भाई, एमपीसी निकालना है आपने यहाँ पर, कैसे, सी अपॉन में वाई, पर डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, तो 40 अपॉन में 50। अब हम दोबारा से 50 को करेंगे डिवाइड। ठीक है, 50 की टेबल में 40 आता है, आता है क्या, नहीं आता, 0 लगा लो, पॉइंट लगा लो, यहाँ पे एक और 0 लगा लो। अब 50 की टेबल में 400 तो आता है, कितने पर आता है, 8 पर आता है ना, 400 आता है 8 पर, तो बचा क्या, कुछ नहीं, इसलिए इसका आंसर आ गया 0.08। इसका आंसर आया है, ये एमपीसी का आया है। समझ गए, ये हमारा एग्जाम्पल था, होप सो समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम सारी चीजों को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, अब हमारा उपभोक्ता फलन कंप्लीट हो गया है। ठीक है जी, अब हमारा स्टार्ट हुआ है क्या, अब हमारा स्टार्ट होगा बचत फलन। ठीक है, इसके अंदर भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, उपभोक्ता फलन भी बचत फलन भी। तो प्लीज कंजप्शन फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो नेक्स्ट टॉपिक इज सेविंग फंक्शन। क्या है, सेविंग फंक्शन, क्या है ये, सेविंग फंक्शन। क्या होता है सेविंग फंक्शन, क्या होता है सेविंग फंक्शन, एस तथा वाई के बीच में क्या करना, फंक्शनल रिलेशनशिप बताना।
फंक्शनल रिलेशनशिप मतलब क्या होता है? फंक्शनल रिलेशनशिप भाई फलनात्मक संबंध, है ना। एस व्यवहार कैसे करता है, ठीक है, एस और वाई के बीच में क्या बताना? फलनात्मक संबंध बताना। तो जब हम आई का उपभोग कर लेते हैं और बचत हो जाती है, इसलिए हम बोलते हैं y इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो y के संबंध में सी कैसा व्यवहार करता है? उपभोक्ता फलन है, ठीक है। पर y के संबंध में s कैसा व्यवहार करता है? y के संबंध में s कैसा व्यवहार करता है? है ये सेविंग फंक्शन है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में बचत फलन, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? बचत फलन बोलते हैं। डन। कि भाई y के संबंध में जो आपका ऐसे वो कैसा व्यवहार कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं द सेविंग फंक्शन, लिख लो, द सेविंग फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम, इज द इज द फंक्शनल रिलेशनशिप, फलनात्मक संबंध, ठीक है। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में? बिटवीन सेविंग एंड फंक्शन, इसके बीच में? सेविंग एंड फंक्शन के बीच में, ठीक है। सेविंग एंड फंक्शन के बीच में क्या कहलाता है वो? आपका फलनात्मक संबंध, ठीक है। तो सेविंग और फंक्शन के सेविंग और इसके बीच में, इनकम के बीच में, नॉट भी फंक्शन, ठीक है। सेविंग और इनकम के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। नेशनल इनकम आप लिख सकते हो या इनकम भी लिख सकते हो, ठीक है। नेशनल इनकम। तो आप यही इसकी डेफिनेशन हिंदी में लिख सकते हो कि बचत फलन से अभिप्राय है, बचत फलन से अभिप्राय है, अभिप्राय है क्या? सेविंग यानी कि बचत व आय के बीच फलनात्मक यानी कि फंक्शनल रिलेशनशिप, यानी कि क्या होता है? फलनात्मक फलनात्मक संबंध, ठीक है। फलनात्मक संबंध क्या कहलाता है? आपका बचत फलन कहलाता है। समझ गए? ठीक है। सी फलन जैसे देखो, अगर मैंने इनकम निकालनी है, इसमें दो फॉर्मूले लिखे हैं आप, y इज इक्वल्स टू सी प्लस में s, ठीक है, एंड s इज इक्वल्स टू y माइनस सी। डन। याद रहेगा? होप सो याद रहेंगे ये फॉर्मूला 1 एंड 2, ठीक है। सेविंग और आई निकालने का फॉर्मूला है ये, माइनस का निशान नहीं है, मैंने एरो बनाया है, ठीक है। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं अब हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें भी एमपीएस, अभी सी था तो अब है एमपीएस, ठीक है, एंड एपीएस, सीमांत बचत। और इसमें भी दो प्रकार के होंगे, एक तो एपीएस, ठीक है, एवरेज आ जाएगा वही आपका, ठीक है, कि भाई एवरेज, याद रखना बेटा, एवरेज, एवरेज प्रोपेंसिटी एज फॉर सेविंग, ठीक है। उधर क्या था? कंजप्शन। तो इन हिंदी वी कैन सी दैट कि औसत बचत प्रवृत्ति, औसत बचत प्रवृत्ति, ठीक है, औसत बचत प्रवृत्ति। तो ये इंडिकेट करता है क्या? ये इंडिकेट क्या करता है? औसत बचत प्रवृत्ति क्या इंडिकेट करेगा बेटा? ये इंडिकेट करेगा द सेविंग, अब सेविंग आ गया, पहले कंजप्शन था, है ना। द सेविंग पर यूनिट ऑफ इनकम, क्या? पर यूनिट ऑफ इनकम, कि पर यूनिट इनकम पर हमें कितनी सेविंग हो रही है, ठीक है। एपीसी क्या है? कुल बचत कुल आय के बीच में अनुपात, क्या?
कुल बचत कुल आय के बीच में अनुपात, कुल आय के बीच में अनुपात, बीच परसेंटेज यानी कि अनुपात, ठीक है, आय के बीच में अनुपात, कुल बचत और कुल आय के बीच में अनुपात, ठीक है, जिसे हम लिख सकते हैं APS इज इक्वल्स टू वाई अपॉन में वेट जस्ट अ मिनट बच्चे, तो हम लिख सकते हैं S अपॉन में वाई, ठीक है, S फॉर सेविंग, ठीक है, एंड वाई फॉर इनकम, डन, याद रखना, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, सेकंड इज MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेविंग, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, औसत के बाद आता है सीमांत बचत प्रवृत्ति, ठीक है, सीमांत बचत प्रवृत्ति, ठीक है जी, तैफोर तरबूज, तैफोर कह रही हूँ, ता से तरबूज है, ठीक है ना। हाँ, अब इसका क्या है बेटा, एपीएस क्या है पता चल गया, ये है द स्वैप इन सेविंग पर यूनिट ऑफ इनकम चेंज, वही है ना, जैसे पहले चेंज था वही, द लिख ले, स्वैप, द स्वैप इन सेविंग पर यूनिट ऑफ इनकम चेंज, ठीक है। तो एमपीएस क्या है, अतिरिक्त बचत तथा अतिरिक्त आय के बीच अनुपात, है ना, अतिरिक्त बचत व अतिरिक्त आय के बीच में अनुपात, अतिरिक्त आय के बीच अनुपात, बीच परसेंटेज अनुपात, क्या कहलाता है, एमपीएस, बोल सकते हैं एस, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, डन, सीमान, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं दोबारा से दोनों का, ठीक है ना, एग्जाम्पल लेते हैं, पहला एग्जाम्पल है कि y क्या है आपका 150 है और s क्या है आपका 10 है, तो आंसर बताओ क्या आएगा बच्चे, ठीक है, तो आंसर आएगा आपका क्या, हमें निकालना है एपीसी, क्योंकि डेल्टा नहीं, एपीएस निकालना है, एपीएस क्योंकि डेल्टा तो नहीं दिया, तो s अपॉन में y होता है, तो s क्या है 10 एंड y क्या है 50, जीरो से जीरो कट गया, बचा क्या 1 अपॉन में 15, ठीक है, 15 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो आ जाएगा, पॉइंट लगाया जीरो के बाद, यहाँ पे जीरो उतारा, फिर एक और जीरो उतारा, तो यहाँ पे जब मैं डबल जीरो उतारूंगी पॉइंट के बाद एक और जीरो उतारूंगी, पर अब 15 की टेबल में 100 आता है, नहीं, इससे कम आता है, क्या आता है 100 से कम 15 की टेबल में, आता है 90, है ना, किस पर आता है, एक मिनट दूसरा पेन ले लेती हूँ ना, किस पर आता है, यहाँ पे पॉइंट लगा, यहाँ पे आपने क्या लगाया जीरो, फिर पॉइंट लगाया, फिर जीरो, अब 6 पर क्या आएगा 90 आएगा, बचा कितना 10, ठीक है, फिर आपका 10 में से 100 में से 90 गए, कितने बचे 10, 15 की टेबल में एक और जीरो उतारेंगे, देन फिर 100, ठीक है, तो आ सकता है हमारा 0.066, ठीक है, डन। अब आते हैं सेकंड पर, सेकंड इज सेकंड इज सेकंड है आपका एमपीसी, इसमें बोला डेल्टा वाई डेल्टा एस, कितना है डेल्टा वाई आपका फिर 150 एंड डेल्टा वेट, डेल्टा वाई जो है आपका, डेल्टा वाई आपका है 50, डेल्टा एस है 10, तो 10 अपॉन में 50, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू एम पी एस, ठीक है, जीरो से जीरो कर दिया, 1 अपॉन में 5, 5 की टेबल में 1 आता है, नहीं आता, इससे कम
इससे कम तो कुछ भी नहीं है, इसलिए 0 लगाया, यहाँ पे 0 लिया। अब आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, तो आ गया 0.2। ठीक है, आंसर आ गया आपका ये। तो इस तरीके से हमने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं। ठीक है बेटे, याद रखना। ओके, होप सो समझ में आ गया होगा। बस इसमें यही था आपका। ठीक है, अगर हम इसमें रिलेशनशिप निकालते हैं तो बस हमने यही फॉर्मूला लगाना होता है, देन कंप्लीट। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। इसके अलावा है आपका कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स है एनसीईआरटी पर, आप एनसीईआरटी देखेंगे, कैपिटली एनसीईआरटी देखना। एनसीईआरटी के पेज नंबर 218, ठीक है, 219, ठीक है, 2119 एंड 2120, सॉरी 220 पर, 221 पर एंड 222 पर। बस ये वाले जो आपको न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं ना बेटा, ये सॉल्व कर लेना। इसके अलावा क्वेश्चन जो है आपका, एक तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से आ सकता है। ठीक है, एमपीएस से आ सकता है, एमपीएस, एमपीसी बहुत जरूर इंपॉर्टेंट है, एपीसी, एपीएस, एपीसी। ठीक है, एपीसी बहुत जरूरी है। ठीक है, सीबीएसई में आए हुए भी हैं, तो याद रखना। समग्र मांग से आ सकता है, एग्रीगेटिव डिमांड से आ सकता है, एग्रीगेटिव सप्लाई से आ सकता है। सारा रिवीजन कर लेना अच्छे से। If anyone have a question about this subjects and any subject also, so you can ask me our Instagram channel। Instagram पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे चैनल को। ठीक है, इंस्टाग्राम पर चैनल है ब्राइट स्पार्क ट्यूटर। ठीक है, ब्राइट स्पार्क ट्यूटर आपका चैनल है, आप इस पे हमें फॉलो कर सकते हो और आप हमसे क्वेश्चन भी कर सकते हो। इसके अलावा बच्चे, if you want join this class and online classes and offline classes, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। ठीक है, व्हाट्सएप पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9818464029। ठीक है, इफ यू वांट join our online classes and offline batch also, any class first to 12 plus BA and BSc students. Okay, and we have a batch competitive level exam। like competitive level के लिए हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास बैच है एनसीईआरटी का। ठीक है बेटे, एनसीईआरटी सीरीज आप हमारी ज्वाइन कर सकते हो। जीएस फाउंडेशन का सारी जीएस कराई जाएगी जो आपके हर कंपटीशन एग्जाम में काम आती है। इसके अलावा हम रीजनिंग बैच भी करा रहे हैं, इसके अलावा मैथ भी हमारी चल रही है। ठीक है, एंड इफ यू वांट ज्वाइन सो यू कैन contact us on our Instagram channel and also WhatsApp। And thank you so much watching this video and Allah bless you all of you, because अब हमारे एग्जाम आने वाले नेक्स्ट मंथ से, राइट। इफ आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो मैं बिल्कुल बेहद आपको कहूंगी बेटा कि प्लीज फोकस ऑन योर स्टडी, बिकॉज दिस टाइम इज प्रीशियस टाइम फॉर योर प्रिपरेशन। बिकॉज ये वापस नहीं आने वाला, वक्त जाता है तो कभी भी वापस नहीं आता है ना। तो प्लीज इसकी कदर करें, इसको यूज करें, इसको इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर या फिर फेसबुक पर आप वेस्ट ना करें। बिकॉज जो टाइम होता है ना वो बहुत प्रीशियस होता है। इफ आप टाइम की कीमत जान गए ना, इसको पहचान गए, सो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। सो प्लीज फोकस ऑन योर स्टडी, and if you have any doubt so you can ask me बच्चे anywhere like Instagram and WhatsApp also, and you can comment also। if तुम्हें कोई सी भी वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं इंशाल्लाह ताला जरूर बनाऊंगी। और आप इसी तरीके से अपने प्यारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, एंड होप सो आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे अगर आप इस सीरीज में इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो।
ठीक है, अगर नहीं किया है तो प्लीज बच्चे सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक वीडियो पहुंच जाए। इफ यू नीड दिस वीडियो सो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। और हाँ, अच्छी लगे तो लाइक भी करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको किस तरीके कैसा समझ में आया। ठीक है, दिस इज लॉट्स ऑफ बिग मोटिवेशन फॉर मी एंड लिटरली आई नीड दिस मोटिवेशन, दैट्स व्हाई। ओके, अल्लाह हाफिज, ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला।